नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम गुप्ता है और मैं विधि का छात्र हूँ। आज हम एक वेबिनार लेके आ रहे हैं जो कि डोनेटा इस्माइल फाउंडेशन परिवार काफ़ी समय से वेबिनार आयोजित कर रहा है। तो आज भी हम एक वेबिनार लेके आए हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ डोनेटा इस्माइल फाउंडेशन परिवार के द्वारा। तो आज हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर हर्षदीप ग्रोवर, जो कि एक लॉ के छात्र हैं और काफ़ी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और काफ़ी अच्छे कंटेंट राइटर हैं। तो वो आज बात करेंगे कि हाउ टू जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हाउ टू इंक्रीज योर थिंकिंग कैपेसिटी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं टीम के द्वारा एक वीडियो बताना चाहूंगा आपको, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम मेहक जाटावल, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मैं मानव चौक स्कूल से आई हूँ और मैं सबसे पहले हम कम्युनिटी हॉल गए। वहाँ पे 5 टीमें बैठी, उनके नाम है भगत सिंह, विवेकानंद, कलाम, कत्या और शिवाजी टीम है ना। बहुत सारे जो 5 स्कूल आए थे उनके बच्चों से हमने फ्रेंडशिप की, सबसे आगे गिरवाए। फिर दूसरी ट्रिप में हम गए थे माधव प्लस मेलुआ। वहाँ पर हमने जाना कि सीक्रेट पुलिस क्या होती है, वो कैसे काम करती है। फिर हम कि वो फिर हम गए थे नेशनल पार्क गए थे। नेशनल पार्क में हम सब जगह घूमा, वहाँ पे कोटी देखी हमने बहुत सारी। और फिर वहाँ से आने के बाद हम ITBP गए थे। वहाँ पर आग से बचने के लिए कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, और कंप्यूटर लैब, हेड क्वार्टर, और जैसे कि हम एक दूसरे यहाँ से लेके वहाँ तक कैसे काम कर सकते हैं, इशारों में कैसे वो काम कर सकते हैं वो बताया। और आज की ट्रिप में हम मंगलम में दिव्यांग बच्चों के पास गए थे। उनसे मिलकर हमने जाना कि वो कैसे होते हैं, वो कैसे पढ़ाई करते हैं। जब भी किसी के पास कुछ कान वगैरह, आँख वगैरह नहीं होती, आँख नहीं होती, तो वो कैसे पढ़ते हैं, कैसे अपना काम करते हैं। और वृद्धाश्रम गए, वहाँ पर हमारे दादा दादी जैसे लोग थे, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। हम उनसे मिले, उनसे बातचीत की थी। हम SPC के छात्र छात्राएं, हमें बहुत अच्छा लगा। SPC में जाके हमने वो परेड करी। आज तक हमें कभी परेड का मौका नहीं मिला, लेकिन हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। स्टूडेंट पुलिस कैडेट में जाके हमें हमारी मैम गायत्री मैम का मौका दिया, उनके लिए धन्यवाद और जय हिंद। बहुत अच्छा लग रहा है। और फर्स्ट टाइम में मैं कमांडर बन गया। फर्स्ट टाइम में मैं कमांडर बना, मुझे इन SPC वालों को लीड करके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हमारी जो दीदी ने बता दिया, गायत्री तोरिया दीदी ने, प्रियंका दीदी ने परेड करके बहुत अच्छा लग रहा है। SPC के पार्ट बन के बहुत। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था। ये हमने शिवपुरी पुलिस के साथ एक छोटा सा प्रोग्राम किया था, तो वही वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया। तो हम अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं और मैं हरदीप जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपना सेशन स्टार्ट करें। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं हरदीप जी। शुक्रिया शुभम भाई। पहली बात तो वीडियो काफ़ी अच्छा था, और जो इनिशिएटिव लिया गया है आपके फाउंडेशन के द्वारा वो भी काफ़ी अच्छा है। और ये जो वेबिनार, मैं भी आपके वेबिनार फॉलो करता आ रहा हूँ, काफ़ी अच्छे आपके वेबिनार जा रहे हैं। और आप डिफरेंट एरियाज, मतलब सिर्फ एक ही जगह पर नहीं, आप काफ़ी डिफरेंट फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में आप वर्क कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। तो मेरे लिए तो एक सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाया और ये वेबिनार में कुछ मैं अपना भी कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ इसमें। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि जो हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर थिंकिंग कैपेसिटी, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। इस पे हम बहुत ही तरीके से बात कर सकते हैं। इसको चाहे तो इसको खिंचा कर हम 2-2.5 घंटे की पिक्चर भी बना सकते हैं, लेकिन अपना उद्देश्य ये नहीं रहेगा। अपना उद्देश्य ये रहेगा कि अपन कितनी जल्दी इसको और छोटे लफ्जों में और आसान शब्दों में इसको खत्म कर सके और लोगों को ये समझ भी आए और दिमाग में बैठा रहे। तो मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि मैं ये कर पाऊँ। और आगे जो मेरी स्लाइड्स होंगी, मैंने कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर करी हुई है, छोटी सी स्लाइड्स प्रिपेयर करी हुई है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ और चालू करता हूँ फिर मैं अपना वेबिनार। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हो पा रही है मेरे ख्याल से, राइट?
या तो या सबसे पहले अगर अपन बात करें कि हाउ टू इम्प्रूव द थिंकिंग कैपेसिटी, अच्छा पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँ कि थिंकिंग है क्या, सोच है क्या। तो ये कहा जाता है, जॉर्ज बर्नार्ड एक सोशल एक्टिविस्ट थे। हालांकि मैं पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसलिए उनको एज अ सोशल एक्टिविस्ट के रूप पर गुरु मानता हूँ। बाकी वो तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी थे और वो बहुत अच्छे लेखक भी थे, वो बहुत कुछ करते थे। ही वॉज लाइक मल्टी टैलेंटेड। तो जॉर्ज बर्नार्ड ने एक बार कहा कि एक एवरेज आदमी अपनी जिंदगी में कुछ नया या फिर कुछ अलग सिर्फ साल में 2 से 3 बार सोचता है, मैक्सिमम 2 से 3 बार कुछ नया कुछ अलग सोचता है। हालांकि जॉर्ज बर्नार्ड की जो इंटरनेशनल इमेज थी वो ये थी कि वो हफ्ते में कुछ नया 2-3 बार सोच लिया करते थे। उनकी जो सोचने की प्रक्रिया थी, उनकी जो सोचने की प्रोसेस थी, वो इतनी अच्छी थी कि जब वो कुछ भी बोलते थे तो जो सामने बैठे लोग होते थे वो सोचा करते थे कि यार हाँ हमें इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। वो कहते हैं ना कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो वो दूसरे पहलू को इस तरीके से दिखाया करते थे कि लोग कभी सोच ही नहीं सकते थे कि हाँ इस सिक्के को इस नजरिए से भी देखा जा सकता है। तो वही मैं इसके आगे मैं अब इससे क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जो हैं इंसान, और स्पेशली हमारा जो एंशंट हिस्ट्री है, हमारे जो इंडियन स्पेशली जो एंशंट हिस्ट्री है, हाँ कितने लोग जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में? काफी कम लोग जानते होंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी एंशियंट टाइम की MIT या फिर ऑक्सफोर्ड या फिर हार्वर्ड बोल लो, MIT नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिया की उस टाइम की एंशियंट हिस्ट्री की ऑक्सफोर्ड या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या आर्ट्स एंड कल्चर हो या फिर कोई भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो या फिर कोई भी फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ और नॉलेज हो, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज वन ऑफ द बेस्ट इन एंशियंट हिस्ट्री। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। खिलजी डायनेस्टी हुआ करती थी, हम सबको पता है खिलजी कौन है, पद्मावत मूवी के कारण हमें सब पता है कि खिलजी कौन है, पर उन लोग की भी एक डायनेस्टी थी। तो जो खिलजी डायनेस्टी थी, वहां के जो उस टाइम पे जो खिलजी राजा थे, वो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जान गए कि ये क्या है, ये किस तरीके से वर्क करती है। नालंदा यूनिवर्सिटी में साधु लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं, किस तरीके से अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, अपने स्टूडेंट्स को शिक्षा देते हैं। तो एक प्रीस्ट को, मतलब एक साधु को खिलजी ने अपने पास बुलाया। उन्होंने पूछा कि तुम ऐसा क्या करते हो कि तुम्हारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है या फिर आप लोग जो इतना सोचते हो इतना उम्दा कैसे है, और आपके पास इतने इतने टेक्नोलॉजी। उस टाइम पर टेक्नोलॉजी नालंदा यूनिवर्सिटी के पास खूब थी। वहां पर बहुत किताबें, नालंदा यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी वो वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी थी। तो खिलजी की नजर उस पर थी। तो एक बार क्या हुआ कि खिलजी बीमार थे, तो खिलजी ने अपने दरबार में वो साधु को बुलाया और बोला कि तुम मुझे अगर ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं करूंगा, मतलब मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी को छूऊंगा भी नहीं। पर उनकी एक शर्त थी। खिलजी ने बोला कि मेरी एक शर्त है कि तो मैं तुम्हारी कोई भी दी हुई दवा नहीं लूंगा। तो खिलजी ने बोला कि मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ, तुम मुझे ठीक कर सकते हो, तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर साधु अगले दिन वापस आए। साधु अगले दिन जब आए तो वो एक कुरान साथ में लेकर आए थे। अब हमें सबको पता है कि मुगल और मुसलमान जो होते हैं वो कुरान दिन में 5 दफा पढ़ते हैं। तो जो साधु थे वो कुरान लेकर आए। 3 दिन बाद खिलजी ठीक हो गए। तो खिलजी ने साधु को वापस बुलाया और पूछा कि आपने मुझे कैसे ठीक कर दिया। तो साधु ने ये जवाब दिया कि मैंने आपकी जो कुरान दी थी उसके पन्नों पर मैंने दवाई लगा दी थी। तो जब भी खिलजी पन्ने पलटते थे और जुबान पे लगा के ऐसे पन्ने पलटे जाते हैं, हालांकि हम भी करते हैं, तो ये जो 2-3 बार उन्होंने ऐसे पन्ने पलट कर 2-3 दिन में अपनी जुबान पे और अपनी होठों पे लगाए, तो वो दवा उनके शरीर में चली गई। तो इस तरीके से खिलजी को उन्होंने ठीक कर दिया। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यार हमारे पास नॉलेज तो है। अब खिलजी को पता था कि साधु के पास नॉलेज है, पर खिलजी ने वहां पर उन्हें यह भी बोल दिया कि तुम इस नॉलेज को इस तरीके से यूज नहीं कर सकते, यानी कि उनको लिमिटेड कर दिया। फिर भी साधु ने कुछ ऐसा सोचा कि उस लिमिटेड रिसोर्सेज से भी उन्होंने खिलजी को ठीक कर दिया।
तो ये होती है हमारी थिंकिंग कैपेसिटी। मेरे लफ्जों में अगर मैं आपको समझाऊं एक कहानी के तौर पर, जैसे मैंने आपको समझाया, ये होती है हमारी थिंकिंग कैपेसिटी कि हम किस तरीके से कुछ नया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जो बोला जाता है वो सोच सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स लोग समझते हैं ये लग्जरी है कि एक दो बार सोचा तो हो गया। नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स नेसेसिटी है आज के जमाने में। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो अब ये थिंकिंग कैपेसिटी वर्क कैसे करती है, हम सबको ये जानना जरूरी है कि जो हमारा माइंड है वो सबसे पावरफुल वेपन है। हमारा जो माइंड है वो इतना पावरफुल है, अगर आप एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ते हो, भले वो मुस्लिम टेक्स्ट हो, भले वो हिंदू टेक्स्ट हो, भले वो क्रिश्चियन टेक्स्ट हो, भले वो सिख टेक्स्ट हो, कोई भी एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट हो या फिर कोई भी एंशिएंट हिस्ट्री हो, भले वो कहीं से भी बिलोंग करती हो, यूरोप, इंडिया, होल एशिया, कहीं की भी बिलोंग करती हो, वहां पर आपने कहीं ना कहीं ये तो सुना होगा कि कहीं पर किसी ने पिरामिड्स खड़े कर दिए। आज की टेक्नोलॉजी से हम पिरामिड्स नहीं पिरामिड्स खड़े कर पा रहे, उन्होंने तो उस ये टेक्नोलॉजी जो उनके पास नहीं थी, उन्होंने तब से ही पिरामिड खड़े कर रखे हैं। बिना कैलकुलेटर्स के कैलकुलेशन करना, इंडियन मैथमेटिक्स भी बहुत फेमस है। बिना कैलकुलेटर्स के कैलकुलेशंस करते थे मैथमेटिशियंस, इंडियन मैथमेटिशियंस। और जो चीजें नहीं थी, जैसे अगर अभी हम बोले एयरप्लेन, तो हमारे जैसे अगर हम शास्त्रों पे जाएंगे तो वहां पर भी राम भगवान के पास भी एक विमान था जिससे वो उड़ के गए थे। रावण के पास एक विमान था, रावण के पास एक विमान था जिससे वो सीता जी का हरण करके लेकर गए थे। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत समय से चलती आ रही हैं, हमें ये शास्त्रों में बताया गया है। तो ये कैसे आई, ये डेवलप कैसे हुई ये सारी चीजें, ये विमान, ये पिरामिड्स, कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर्स, ये डेवलप हुई हमारे माइंड से, जो कि दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक 10% जो हमारा कॉन्शियस माइंड माना जाता है, जिसमें हम बात करते हैं क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग की, कि भैया इसको इस क्रिटिक्स को तो आप जानती हैं, जैसे अगर आप क्रिकेट देख रहे हैं वहां पर जो कमेंट्री होती है वो क्रिटिक्स होते हैं, तो वही टाइप की क्रिटिकल थिंकिंग कि भैया अगर बल्लेबाज इस तरीके से शॉट चलता तो शायद आज चौका होता, कैच आउट नहीं होता, इस तरीके की क्रिटिकल थिंकिंग। या फिर लॉजिकल थिंकिंग बात करें तो आपको कुछ एक सवाल दिया कि ये दो दरवाजे हैं, आप एक इधर आपको खतरा है, दूसरी जगह पे आपको ये है, तो आप सोचते हो कि आप किस दरवाजे से जा सकते हो, तो ये होती है लॉजिकल थिंकिंग। तो जो कॉन्शियस माइंड हमारा होता है वो 10% हमारे माइंड का हिस्सा घेरता है, जो कि लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग का काम करता है, जो हमारे कंट्रोल में होता है। क्रिटिसाइज करना या फिर क्रिटिकल थिंकिंग सोचना या लॉजिकल थिंकिंग सोचना, ये हमारे ऊपर है, हम सोच सकते हैं, प्रैक्टिस से हमारी बढ़ती भी है, और प्रैक्टिस नहीं भी करो तो वो जितनी है उतनी रहती है जब से आप पैदा हुए हो। खैर, आगे बढ़ा जाए तो जो 90% है, जो सबसे बड़ा हिस्सा हमारे ब्रेन का जो घेर के रखती है, वो है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है जो कभी नहीं सोता। आपका 10% माइंड जब आप सोते हैं तो आपके साथ ये शटडाउन होता है, पर सबकॉन्शियस माइंड कभी शटडाउन नहीं होता। हालांकि वो उस टाइम पे रेस्ट जरूर करता है जिस टाइम पे आप सोए होते हैं, क्योंकि आपको कोई भी वो एक्शन प्रोवाइड नहीं कराता है। जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि आपने कुछ एक मूवी देखी, मूवी में कुछ ऐसे सीन्स थे जो आपको इमोशनल कर दिए, उस टाइम पे आपको ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये इमोशनल है, पर एक रात आप ऐसे बैठे बैठे सोच रहे थे और एकदम से ख्याल हिट हुआ आपको दिमाग में कि यार ये तो उस आदमी के साथ में गलत हुआ था, ऐसे जो भी उसके साथ में हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो वहां पर आप इमोशनल हो गए। तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट कराता है। सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सारी अलग दुनिया की सारी माइंड की पावर्स आती है, भले वो क्रिएटिव स्किल्स हो, भले वो इमोशनल स्किल्स हो, भले वो डिप्लोमेटिक स्किल्स हो कि किस तरीके से, जैसे शकुनी थे, किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, किस तरीके से लोगों को रझाया जा सकता है अपनी बात बनवाने के लिए। ऐसे कई तरीके की चीजें सबकॉन्शियस माइंड में आती हैं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो 90% माइंड है, वो आपके 10% को कंट्रोल करता है। आपको पता भी नहीं होता है दुनिया, आपके पूरे दिन भर में जो आप ये पूरी चीजें सुनते आ रहे हैं, भले आप उस पर ध्यान दे ना दें, आप अपनी क्लास में अगर कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, भले आप उस पर ध्यान दे ना दें, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हर लफ्ज को अपने दिमाग में घेर के रखता है, और जरूरत पड़ने पर वो आप उसको काम पे ले सकते हो। पर हमें यही नहीं पता कि उसे यूज कैसे करना है, तो हम काम पे कैसे लेंगे। सही बात है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ कि हम अपने देखिए, हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, पूरा का पूरा हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे ऊपर नहीं है वो किस तरीके से चलेगा।
तो पर हम उसे ट्रेन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, कि हम उसको इस तरीके से ट्रेन कर दे कि हाँ पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हिस्सा हम कहीं कहीं पर अपने हिसाब से मोड़ सकें। तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज और कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो हमें करनी जरूरी होती हैं। एक्सरसाइज बोल लो, प्रैक्टिसेस बोल लो, या फिर इसको रोजमर्रा की चीजें बोल लो, पर ये बहुत जरूरी होती है करनी, क्योंकि जब तक आप ये चीजें नहीं सीखोगे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जान नहीं पाओगे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पहचान नहीं पाओगे, और अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पहचान नहीं पाओगे तो आप अपने वो 10% माइंड को अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे। तो अगर हम देखें कि वो क्या क्या चीजें हैं जिससे हम आगे ये कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम ट्रांसफॉर्म करने की मेमोरी। ट्रांसफॉर्म मेमोरी, मेमोरी को किस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है? आजकल फोन्स हो गए हैं, नोट पैड, वो फोन के अंदर में ही नोट पैड्स हो गए हैं, लैपटॉप्स हो गए हैं, क्लाउड्स हो गया है, इतनी सारी चीजें हो गई कि हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होती। हालांकि हम तो अब एग्जाम में भी कुछ नहीं याद करते, अगर हम अभी एग्जाम के एक रात पहले पढ़ रहे होते हैं हमारे को सुबह तक याद रहता है, पर जब एग्जाम के बाद हम बात करें उस चीज की तो हमें याद नहीं रहता। जैसे बोला जाता है ना, आगे पार्ट पीछे सपाट, तो हमारा यही चीज रहता है। तो मेमोरी को ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है। मेमोरी को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है? मेमोरी को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करो कि नंबर याद रखो। सबसे पहले तो लोगों के नाम याद रखना चालू रखो। जब आप लोगों के नाम याद रखना चालू रख जाओगे तो आपकी जो मेमोरी है वो ऑटोमेटिकली वर्क करना चालू हो जाएगी, आपको ऑयलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको आप याद रखिए, नंबर्स और लोगों के नाम, ये दो चीजें हैं जो आपकी मेमोरी ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर सकती है। और दूसरी चीज इससे ये भी हेल्पफुल हो सकती है कि जब आप लोगों के नाम याद रखते हो तो आप उनके दिमाग पर भी घर कर जाते हो, क्योंकि आप खुद सोचिएगा कि कितने ऐसे लोग होते हैं जब आपसे मिलते हैं और वो जब भी आपसे मिल रहे होते हैं हमेशा आपका नाम लेकर आपको ग्रीट करते हैं, और भाई हर्षदीप कैसे हो, और भाई शुभम कैसे हो। बहुत कम लोग हैं। अब ये हमने कभी सोचा नहीं, क्योंकि हमने हमारी थिंकिंग कैपेसिटी को उस लेवल तक लेके नहीं गए हैं। ये हम पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये सोचता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये सोचता है, जब हम किसी का नाम लेकर उसको ग्रीट करते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है पसंद करने लगता है उस आदमी को। तो ये मुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया, पहले मैंने इसे सोचा, पहले मैंने इसको थॉट दिया कि सही में कुछ ऐसा होता है कि नहीं, फिर मैंने उसे पढ़ा भी कहीं, ऑफ कोर्स बिना पढ़े तो मेरे अंदर ये ज्ञान आ नहीं सकता, उसको पढ़ा कहीं, फिर मैंने उसे ऑब्जर्व किया, फिर मैंने सोचा कि क्या ऐसा सही में होता है, और फिर मैंने जब ट्राई किया मुझे पता लगा हाँ ऐसा सही में होता है। तो इसलिए आपकी मेमोरी को ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है। लोगों के अपने जो करीबी लोग हैं उनके फोन नंबर्स याद रखो, लोगों के करीबी लोगों के नाम याद रखो, उनके अगर हमारे करीबी लोगों के एड्रेसेस याद रख सकते हो तो एड्रेसेस याद रखो, बर्थडेज याद रखो। इससे आपकी मेमोरी ट्रांसफॉर्म होती है। आप जैसे जिम जाते हो तो आप 5.5 किलो का डंबल पहले उठाते हो, फिर 7.5, फिर 15, फिर 20 पे पहुंचते हो। तो वैसे ही जब आप ये छोटी छोटी चीजें याद रखना चालू करोगे उसके बाद बड़ी बड़ी चीजें ऑटोमेटिकली आपके हाथ में आने लगेंगी और आपको फील भी नहीं होगा कि आपने इतना सारा वजन उठा भी लिया। तो जैसे हमारी मसल्स वर्क करती है वैसे ही हमारी ब्रेन की मसल्स और ब्रेन सेल्स वर्क करते हैं। जैसे जिम में आप वर्क कराते हो वैसे ही इसको भी हमें ऐसे ही वर्कआउट कराना पड़ता है। तो अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है क्वेश्चन फैक्ट्स। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। जब मैं कुछ भी सोचता हूँ या फिर कुछ भी मुझे नया सोचना होता है या फिर मैं कुछ भी नया सुनता हूँ मैं उसे क्वेश्चन करता हूँ। लोग मुझे ओवर थिंकर बोलते हैं, पर अंडर थिंकर से अच्छा तो ओवर थिंकर मैं समझता हूँ। इसको आप इस नजरिए से देखें कि एक आदमी है, नदी किनारे बैठा हुआ है, वो सोच रहा है कि मैं ऐसे तैरूंगा तो मैं डूब जाऊंगा, मुझे नहीं जाना चाहिए, वो इतने ख्याल अपने दिमाग में ला रहा है। और एक है जो सोच रहा है कि यार हो जाएगा, ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे हाथ फैलाऊंगा और ऐसे ऐसे पैर फैलाऊंगा और तैरना सीख जाऊंगा। दोनों तो वैसे गलत हैं ही, पर मैं दूसरे वाले को चुनूंगा अगर मुझे चुनना पड़ा तो, क्योंकि पहला वाला तो नदी किनारे बैठा बैठा जिंदगी गुजार दिया, दूसरा वाला था जो हिम्मत कर कर गया अंदर। तो ओवर थिंकिंग भी इस तरीके से बेटर है अंडर थिंकिंग से। हालांकि दोनों एक सर्टेन लेवल पर जाकर हार्म कर सकती हैं आपके माइंड को, आपके डिलेमा को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, पर अगर आप इसे अच्छे से यूज करना सीख जाओ तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। ओवर थिंकिंग अपने पर्सनल लाइफ में करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन ओवर थिंकिंग कुछ फैक्ट्स के ऊपर, जैसे
धरती गोल है तो क्यों है गोल, धरती गोल है तो क्यों है गोल, ये फैक्ट। अगर हमारे इसमें हमारे सोलर सिस्टम में इतने प्लैनेट्स हैं तो इतने प्लैनेट्स क्यों हैं, और प्लूटो को क्यों हटा दिया गया और फिर प्लूटो को वापस क्यों लाया और फिर वापस से क्यों हटा दिया गया, ये क्वेश्चंस। जैसे धरती जो है, मैं नहीं मानता कि वो गोल है, तो मैंने क्वेश्चन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की, जैसे मुझे नहीं लगता है धरती गोल है, तो मैंने क्वेश्चन किया फैक्ट को कि धरती गोल नहीं है, आप मुझे बताओ कैसे है। तो मैंने क्वेश्चन किया, तो फिर मैंने उसके बारे में रिसर्च किया। रिसर्च करना भी जरूरी होती है। अगर आप किसी चीज को क्वेश्चन कर रहे हो, किसी फैक्ट को क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसके बारे में रिसर्च करना जरूरी है। फिर मैंने जाना कि ये सरकमफेरेंस होता है, उसका जो धरती का जो आकार होता है वो सरकमफेरेंस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी उसको कंट्रोल करती है, घूमते हैं हम, ये सारी चीजें मैंने साइंस में पढ़ी। फिर मैंने एक क्वेश्चन उठाया कि अगर ग्रेविटी हमें खींचती है तो वो इतनी स्ट्रांग है कि वो नदी पे खड़ी एक शिप को खींच के रख सकती है, लेकिन हवा में उड़ रही चिड़िया को नहीं खींच पाती। अब आप मुझे बोलेंगे क्या बेहुदी सवाल है, क्या बेहुदे क्वेश्चंस हैं, पर ये बेहुदे क्वेश्चंस ही आगे जाकर सच बनते हैं। क्या हमने कभी सोचा था कि हवाई जहाज होगा, क्या हमने कभी सोचा था कि हम उड़ने लग जाएंगे? अगर उस समय पे ये बातें बोली गई होती, जो शास्त्रों में, जैसे रावण ने एक अपना विमान उड़ाया था सीता के हरण के टाइम पर, तो अगर कुछ आगे के 400 500 1000 साल बाद अगर वो चीज वापस हम सोचते, और लोगों को वो सिर्फ लोगों ने सिर्फ किताबों में पढ़ी थी, ठीक है, तो अगर मैं उस समय में ये बोलता कि नहीं मुझे एयरप्लेन बनाना है, तो लोग तो मुझे पागल बोल रहे होते ना, क्योंकि मैंने वहां पर कुछ फैक्ट्स को क्वेश्चन किया कि यार हवा में कैसे उड़ा जा सकता है, ये चिड़िया उड़ती हैं तो हम क्यों नहीं उड़ सकते। ये क्वेश्चन को फैक्ट किया, तब जाकर वो रियलिटी बनी। वो फैक्ट को क्वेश्चन किया, सॉरी, फैक्ट को जब हमने क्वेश्चन किया तब जाके रियलिटी बनी। वैसे ही हम जब हर फैक्ट को क्वेश्चन करना चालू कर देंगे, तब जाकर ही हमारी थिंकिंग कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ती है, हम कुछ नया सोच पाते हैं। जैसा कि बोला गया, मैंने बोला था कुछ टाइम पहले कि आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए आपको क्वेश्चन करना जरूरी है। हम जिंदगी में कभी क्वेश्चन नहीं करते, हम क्वेश्चन करना भूल गए हैं। हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि हमारी टेक्स्ट बुक्स की हिस्ट्रीज में सिर्फ इतने ही हिस्टोरिकल लोगों का जिक्र क्यों है, और हमारे जैसे अगर हमने ये कभी क्वेश्चन नहीं किया कि इतने जो हमारे वीर थे, मराठा वीर थे, हमारे जो सिख वॉरियर्स थे, हमारे जो इतने सारे राजपूत वॉरियर्स थे, इतने सारों में से सिर्फ हमने चुनिंदा चुने और मुगलों के राजाओं के हर एक के बारे में 2-2 पन्ने भर रखे हैं। हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया। हमें क्वेश्चन करना जरूरी है। हमने कभी ये क्वेश्चन नहीं किया कि हमारा करिकुलम सेट क्यों है। अगर आप देखोगे, पौधे जो होते हैं वो हर पौधे को अलग तरीके की केयर चाहिए होती है, हर तरीके की अलग तरीके की ट्रीटमेंट चाहिए होती है। तो फिर हमने कभी ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया, जब वो पौधों को, जिनको हम ऑफ कोर्स साइंस के तौर पर लिविंग थिंग्स के अंदर में काउंट करते हैं, तो हम लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बीइंग जो सबसे इंटेलेक्चुअल हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको सेम करिकुलम क्यों फॉलो करना होता है? जब आप ये क्वेश्चन करना चालू करोगे तब आप सोचना चालू करोगे। जब आप सोचना चालू करोगे तो आप रिसर्च करना चालू करोगे। तो जब आप रिसर्च करना चालू करोगे तो आप इंफॉर्मेशन गेन करोगे, और जब आप इंफॉर्मेशन गेन करोगे तो ऑफ कोर्स आप अपनी मेमोरी और थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ाओगे। अब जब आप ये करना चालू करते हो तो आप काफी नेगेटिव चीजों से भी पाला पड़ता है। तो जब वो नेगेटिव चीजों से पाला पड़ता है तो हमें ये सोचना जरूरी है कि हम कैसे पॉजिटिव रह सकें। तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ। आप एक शहर में हो अकेले, आप अपने काम पे लगे हुए हो, हालांकि वो आपका ड्रीम जॉब नहीं है, पर फिर भी आप वो काम पे लगे हुए हो। आप वो काम करते हो, सुबह जाते हो, शाम को घर आ जाते हो। कुछ महीने ऐसे चलता रहा, फिर कुछ महीनों बाद आपको थोड़ा सा डल महसूस होने लगा कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो ये करना ही नहीं था। फिर आपको एंग्जाइटी होने लगती है कि यार मैं इधर शहर में अकेला हूँ, होम सिकनेस और इतनी सारी चीज़ें होने लगती है। तो जब वो होम सिकनेस, एंग्जाइटी, ये सब हमें फील होती है तो हम नेगेटिव सोचना चालू कर देते हैं। और याद रखना, नेगेटिव थिंकिंग हम बहुत जल्दी चालू करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग हम पता नहीं किधर भूल आते हैं। हम पॉजिटिव
एस्पेक्ट्स को सोचना ही बंद कर देते जब भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमारा गेट खड़खड़ाते हैं। तो उस टाइम के लिए आपको एक अफर्मेशन चाहिए होता है आपके खुद के लिए। जैसे मेरे फेवरेट बॉक्सर थे मोहम्मद अली, उनका सेल्फ अफर्मेशन था आई एम द बेस्ट, उनका ये सेल्फ अफर्मेशन था। तो जब आप सेल्फ अफर्मेशन इकट्ठे करते हैं अपने माइंड में अपने खुद के लिए, तो जब आप सुबह उठते हैं तो कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आप शांत बैठे होते हैं, जब आप अपने दांतों को ब्रश कर रहे होते हैं तब आप शांत खड़े होकर ब्रश कर रहे होते हैं, जब आप शावर के नीचे खड़े होते हैं तब आप शांति से शावर ले रहे होते हैं। वो टाइम होता है जब आप अपने आप को वो सेल्फ अफर्मेशन दो। वो सेल्फ अफर्मेशन आपको पॉजिटिव थिंकिंग के लिए आगे बढ़ाता है, क्योंकि एक आदमी जो हमसे हमेशा बात करता रहेगा वो है हम खुद। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको नेगेटिव आदमी बनाएं या पॉजिटिव आदमी बनाएं। अब आगे बात करें कि हेल्दी डाइट जो है, हेल्दी डाइट का ये माइंड से क्या रिलेशन है। अगर आप अच्छा खाओगे नहीं तो आप अच्छा सोच नहीं पाओगे। अगर आप अच्छा ऐसे देखा जाए, आपको 2 दिन से भूखा छोड़ दिया गया है, सिर्फ आप पानी पे जिंदा हो, तो क्या आप कुछ नया सोच पाओगे? या फिर आपको बोला जाए और 2 दिन की भूख जो आपके पेट में है और आपको ये बोला जाए कि जब तक आप ये रिडल सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा और खाना नहीं दिया जाएगा। तो आप वो कितना भी कोशिश कर लो, पर आपकी वो जो भूख है वो आपको सॉल्व करने नहीं देगी, वो आपको फोकस नहीं करने देगी। तो वो फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए हेल्दी डाइट जरूरी है। आपके अंदर के विटामिन्स और प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी हेल्प करते हैं आपके माइंड सेल्स को फोकस और कंसंट्रेट करने के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए हेल्दी डाइट हमेशा हमें रखनी है। और समय पे खाना खाना इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट। कि यार कोई भी शेड्यूल पे खाना खा रहे हैं उस तरीके से हम काम नहीं करते, है ना। तो अगर आप आगे बढ़ें, नेक्स्ट पॉइंट, रीड। मैं रीड करना बहुत पसंद करता हूँ। मुझे रीड करना इतना पसंद है कि मैं अब सिर्फ किताबें रीड नहीं करता, और नॉन फिक्शनल स्टोरीज जो होती है नॉवेल्स में, तो वो तो मैं कतई रीड नहीं करता। पहले हालांकि मैं पहले करा करता था, पर अब नहीं करता। मैं आर्टिकल्स रीड करता हूँ, मैं नॉन फिक्शनल बुक्स रीड करता हूँ। फिक्शनल बुक्स अब हालांकि रीड नहीं करता, क्योंकि पहले रीड किया करता था। फिक्शनल बुक्स में आपको काफ़ी एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। जो ऑथर होता है वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। नॉन फिक्शंस में और बात करें हम आर्टिकल्स की, आर्टिकल्स जो होते हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं नई इन्फॉर्मेशन गैदर करने। तो आप जितना हो सके रीड करें, रीड रीड एंड रीड। इट इज़ द ओनली की टू डेवलप योर माइंड। अगर आप रीड नहीं करेंगे तो आप इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करेंगे? अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर करेंगे तो आप उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके सोचना कैसे चालू करेंगे? जैसे हमारा कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर से अगर आप एक कॉम्पिटिशन लगाएं और हमारे माइंड का, तो हम उसको एक पेज दिखाएं जो फ्रूट से बना हुआ हो। हालांकि अभी मेरे पास वो पिक्चर नहीं है, पर अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाए तो वो जो चेहरा है वो हमने वो फ्रूट से डेकोरेट करके बनाया, फिर रंगोली से बनाया। तो जब हम वो कंप्यूटर में फिक्स करेंगे तो कंप्यूटर पहले उसे अंदर अपने अपलोड करेगा, प्रोसेस करेगा, फिर उसे जाकर वो बताएगा कि हाँ ये एक फेस जैसा दिखता है। लेकिन अगर हम माइंड को वो इमेज दिखाएंगे तो वो डायरेक्टली आपको बताएगा कि ये फेस जैसा दिखता है, क्योंकि माइंड रिजल्ट्स और प्रोसेसिंग दोनों एक साथ करता है। तो जब आप रीड करते हैं तो जब आप रीड करते हैं तो आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो बढ़ती है, आप सोच जल्दी पाते हैं। इसलिए रीड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के एस्पेक्ट्स जान पाते हैं। आप कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करोगे? जब आप सिर्फ अपने माइंड को जानने की कोशिश करोगे। आपको दूसरों के माइंड्स को भी जानना ज़रूरी है। तो अगर दूसरों के माइंड्स को जानना है तो रीड करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों के एक्सपीरियंसेस लिखे होते हैं। नॉन फिक्शनल नॉवेल्स में जैसे बहुत सारे ऑथर्स हो गए कि कैसे फिट रहा जाए, किस तरीके से पॉजिटिव रहा जाए, उसमें वो उन लोग काफ़ी कोट्स डालते हैं। वो कोट्स काफ़ी हेल्प करते हैं हमें आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि पूरी बुक तो हमें हालांकि कभी याद नहीं रहने वाली, पर वो कोट्स हमारे दिमाग में हमेशा याद आते हैं। अगर फॉर सपोज जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि नाम जो याद रखना ज़रूरी होता है, वो मैंने कहीं एक कोटेशन पढ़ा था एक बुक के अंदर में, तो मैं ये आपको दे पाया। तो जैसे पूरी किताब तो मुझे याद नहीं थी, पूरे लाइन्स तो मुझे याद नहीं थी, लेकिन हालांकि मैंने वो रीड किया था, इसलिए मुझे पता था कि इसका मतलब ये है, और वो मेरे अंदर में प्रोसेस कर एक रिजल्ट बन के रह चुका है और स्टोर हो चुका है, और वो कभी डिलीट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उसे रीड किया और समझा।
दूसरों के माइंड को समझा कि माइंड इस तरीके से वर्क करता है, तो इसलिए रीड करना जरूरी है। अब आगे हम बढ़े कि स्लीप भी जरूरी होती है। देखिए जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, शुरू में ये मैंने आपको बताया कि आपका 10% माइंड कॉन्शियस होता है और 90% माइंड सबकॉन्शियस होता है। तो जो 10% माइंड होता है वो तो शट डाउन होता है, और वो 10% माइंड ही आपके पूरा दिन कंट्रोल करता है, इसलिए आपको स्लीप जरूरी है। अगर आप अपने वो 10% माइंड को रेस्ट नहीं दोगे तो वो 90% माइंड आपके 10% माइंड पे हैवी हो जाएगा और आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। और अगर आप खुश नहीं रह पाओगे तो आप नया चीज सोचोगे कैसे? हैप्पीनेस इज द की फॉर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। हैप्पीनेस इज द की। अगर आप एंग्जाइटी फील कर रहे हो, अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो, अगर आप अपसेट फील कर रहे हो, अगर आप सैड फील कर रहे हो, तो आप कभी भी कुछ नया नहीं सोच पाओगे, कुछ अलग नहीं सोच पाओगे। इसलिए ये जरूरी है कि हम 6 से 7 घंटे की स्लीप जो होती है हम वो ले। अब मैं यहाँ पे स्लीप पैटर्न्स की बात नहीं कर रहा। स्लीप पैटर्न्स आपका कुछ भी हो सकता है। अगर आप 5 बजे सो रहे हैं फिर 4 बजे उठ रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पर जो सुबह का जो आपका माइंड होता है ना, जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं 6 से 7 बजे जब उठते हैं, तो जो हवा और जो चिड़िया का चहचहाना जो ये होता है वो आपके माइंड को काफी अच्छे से डेवलप करता है। मॉर्निंग में जब जो आप अपना थिंकिंग एबिलिटी क्रिएट करते हैं, हमें क्यों बोला जाता है कि सुबह उठ के पढ़े? इसलिए क्योंकि हमारा माइंड फ्रेश होता है, हम कुछ नया सोचने के लिए तत्पर होते हैं। तो जब हम कुछ नया सोचने के तत्पर होते हैं तो हम थकान पे तो वो कुछ नया सोच नहीं सकते। इसलिए जब हम पूरी थकान निपटा कर जब नया सुबह सवेरा देखते हैं, इसलिए वो हमारे थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है कि अगर हम सुबह सुबह उठकर ये चीज़ करें। हालांकि वो आपके ऊपर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह सुबह उठकर ही कुछ नया है, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो मुझे लगता है कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए। अब लास्ट अगर हम बात करें कि जो हमारे इसमें जो एलिमिनेट थिंकिंग के इसमें जो एरर्स आते हैं उसको एलिमिनेट करना, कि जैसे कुछ भी हमने सुना तुरंत जजमेंटल हो जाना, कि ये हमने सुना, जंप टू द कंक्लूजन जिसको बोलते हैं, कंक्लूजन पे जंप करना का बिल्कुल सही नहीं होता। तब आप सोचना बंद कर देते हैं। अगर आप कंक्लूजन पे जंप करना चालू करते हैं तो आप सोचना बंद करते हैं। दूसरा एरर ये होता है कि पार्शलिज्म नहीं होना चाहिए। पार्शलिज्म किस तरीके से, कि मतलब आप किसी भी बंदे की कहानी सुन रहे हो या फिर किसी भी बंदे का प्रॉब्लम का सलूशन सुन रहे हो तो आप उसका पर्सपेक्टिव सुन रहे हो। इतना याद रखना कि वो उसका पर्सपेक्टिव है, उसने जिस तरीके से आपको बताया उस तरीके से ही आप सोचोगे। वो जैसे माइंड कंट्रोलर जो होते हैं, आपका माइंड कंट्रोल करते हैं, वो इसी तरीके की ट्रिक अपनाते हैं कि वो आपको बार बार जैसे आपको, आपने एक पत्ता उठाया और आपने एक नंबर लिखा, आप टिश्यू पेपर पे एक नाम लिख लीजिए, जैसे मैंने 7 लिखा, तो वो आपको पहले ही ऐसे हिंट्स दे चुके होते हैं, जैसे अपनी उंगलियों से आपको 7 गिना देंगे या फिर कहीं ना कहीं ऐसे इनडायरेक्टली आपको 7 दिखा देंगे। तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाता है और फिर जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑर्डर देता है आपके कॉन्शियस माइंड को तो आप 7 ही लिखते हो। तो इस तरीके से ट्रिक किया जाता है आपके माइंड को। इसको बोलते हैं पार्शलिज्म, कि आप जब सोचना चालू करते हो किसी का, आदमी का सुनकर, आप उसका पर्सपेक्टिव सोचते हो। उसका पर्सपेक्टिव जानना जरूरी है लेकिन कंक्लूजन पे आना जरूरी नहीं है। सोचने के लिए आपको उस आदमी का पर्सपेक्टिव और उसका उस चीज का, उस प्रॉब्लम का ओरिजिनल पर्सपेक्टिव सोचना जरूरी है। तभी आप क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग अपनी क्रिएट कर पाओगे, अपनी मेमोरी को और थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ा पाओगे। लास्ट जो चीज आती है वो आती है कि जैसे अगर देखा जाए कि मैंने बोला कि आपका सोल्यूशन गलत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा सोल्यूशन भी सही हो। जैसे आजकल कोई भी एक डिबेट में किया जाता है कि देखो भैया इसने तो ये फैक्ट गलत बोला, मतलब ये गलत आदमी है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ, आपको 30% अगर आप वॉच कर रहे हैं तो मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सही हो। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि सिर्फ एक साइड को सुनने के बाद या फिर अपना पर्सपेक्टिव के बाद दूसरा साइड जो है, दूसरे बंदे का साइड जो है, या फिर प्रॉब्लम का जो दूसरा, सिक्के का जो दूसरा पहलू है, उसको सुनना भी जरूरी होता है। तो ये याद रखिए कि ये चीजें आपको काफी इम्प्रूव करवाती हैं अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को आगे बढ़ाने के लिए, थिंकिंग एबिलिटी को आगे एनहांस करने के लिए। तो ये मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने शेयर किए। अब अगर कुछ हो तो। You had explained all the facts. मैंने जो भी क्वेश्चंस सोचे थे वो तो आपने मेरे बिना पूछे ही सारे सॉल्व कर दिए हैं। तब भी लेकिन मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर ऑडियंस चाहती है।
तो हरदीप जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी कोविड-19 का टाइम है और काफी लोग स्ट्रेस में हैं, जैसे जैसे अपन लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं अपन, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी टाइम से होम क्वारंटाइन में हैं और मतलब उनके पास कुछ ऐसे साधन नहीं है कि वो कुछ कर सकें, तो मतलब स्ट्रेस हो रहा है उनको, तो वो स्ट्रेस को थिंकिंग एबिलिटी में कैसे बदलेंगे, कुछ मतलब फ्रूटफुल कैसे करेंगे जब वो ये क्वारंटाइन खत्म हो, तो वो सोचें कि मैंने कुछ फ्रूटफुल किया। तो आप क्या बताना चाहेंगे ऑडियंस को कि कैसे वो स्ट्रेस को बर्न आउट करें? हाँ, ठीक है। मुझे जो एक रिलीजन काफी पसंद है वो है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म आपको जीने का तरीका सिखाता है। तो वैसे ही जब बुद्धा थे, जब लोगों को वो अपने स्टूडेंट्स को, जब वो कुछ हजारों साल पहले जब बुद्धा थे, तो वो जब अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे थे कि अपना माइंड को किस तरीके से, एबिलिटी को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो उनके एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा इसी ऐसा ही कि यार मुझे अगर स्ट्रेस हो तो मैं इसको किस तरीके से हटाऊं। तो आप सबने एक कोट सुना होगा कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, क्या आप उसका कुछ कर सकते हैं? अगर नहीं तो फिर चिंता करने की क्या बात है, और अगर कर सकते हैं उस प्रॉब्लम का कुछ, तो फिर तो चिंता करने की क्या ही बात है। आपने सुना होगा ये बुद्धिज्म से आया है। लॉर्ड बुद्धा ने वो स्टूडेंट को भी ऐसे ही पूछा। उसने उसको इस तरीके से उन्होंने उसको इस तरीके से समझाया कि हमारा जो दिमाग है वो एक ड्रंक मंकी है, मतलब बेवड़ा बंदर है, कि हमारे जो दिमाग में चीजें होती है वो उछलती रहती है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। वो स्ट्रेस के नाम की जो स्ट्रेस नाम का बंदर है, वो पी कर इधर उधर उछलता रहता है। तो वो स्ट्रेस वाला बंदर अगर कोई क्वेश्चन पूछे जिसको जो काफी स्ट्रेसफुल हो, तो उसको बिठाओ 2 मिनट, उससे पूछो कि क्या तू कुछ कर सकता है? वो बोलेगा नहीं। तो फिर क्यों चिंता कर रहा है? अगर तू कुछ कर सकता है तो भी क्यों चिंता कर रहा है? तो पर आप बोलोगे कि यार इससे सोल्यूशन कहाँ निकला, सोल्यूशन क्या आया है इसमें? तो सोल्यूशन इस तरीके से आया कि उस बंदर से आप पूछोगे कि चलो तुम बताओ क्या करना चाहिए, अगर मैं ये करता हूं तो क्या गलत होगा। वो जैसे फॉर सपोज मेरा एक बिजनेस प्लान है, अगर मैंने ये एक्शन लिया तो मेरे 50-50% चांसेस हैं कि मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा या तो मैं अमीर हो जाऊंगा रातों रात। तो अब वो स्ट्रेस लेवल मुझे खा रहा है, तो वो मैं अपने दिमाग वाले स्ट्रेस वाले बंदर के साथ में बैठा, मैंने बोला कि चल वो 50% की बात करते हैं जो मुझे खा रहा है, जो है नेगेटिव। अगर 50% पॉजिटिव है तो मैं रातों रात रईस हो गया तो फिर तो कोई इशू है ही नहीं, पर जो 50% जो मुझे खा रहा है वो मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा। मैं सबसे पहले तो पूछूंगा कि अगर वो 50% से मैं बैंकरप्ट हो गया तो क्या इससे मेरे फैमिली को, मेरा घर गिरवी हो जाएगा क्या? नहीं, उसने बंदर ने जवाब दिया। तो फिर क्या चिंता? क्या मेरे फैमिली वाले मुझे प्यार करना बंद कर देंगे क्या? नहीं। तो फिर क्या चिंता? क्या मेरे जो स्किल्स हैं जो मैंने सालों में डेवलप किए, क्या वो खत्म हो जाएंगे? नहीं, बोला उसने। तो फिर क्यों चिंता कर रहा है भाई, सब कुछ वापस हो जाएगा। तो वो जो 50% है वो आपका नेगेटिव जो होता है वो आपको फियर में कन्वर्ट करता है, पर अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो आप वो 50% जो आपका पॉजिटिव था उसको 100% कर देते हैं। वो बोला जाता है ना कि जैसे बेझिझक कर जा, वो देखा जाएगा, बेझिझक कर जा। और जो आदमी मैंने देखा है, जो आदमी बेझिझक कर जाता है ना, वो कभी बहुत ही कम दफा ऐसा होता है कि वो गलत होता है, और जो सोचता रह जाता है वो तो ट्रेन ही छोड़ जाता है, उसकी तो ट्रेन ही छूट जाती है। तो इसलिए ज्यादा सोचना जरूरी नहीं है, स्ट्रेस करना जरूरी नहीं है। आपको एस्पेक्ट्स ये देखने हैं कि ये एस्पेक्ट्स हुए तो क्या इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड? नहीं, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। क्या मेरे स्किल्स का एंड हो जाएगा उससे? क्या मैं ये कभी भी वापस नहीं खड़ा कर पाऊंगा? नहीं, मैंने पहले भी तो स्क्रैच से खड़ा किया ना सब कुछ, तो मैं वापस कर सकता हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उससे भागो और आपकी जो पॉसिबिलिटीज है कि यार अंधाधुंध चल देना। नहीं, थोड़ा सोचना भी जरूरी है, पर ओवर जब सोचते हैं तो वो स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए याद रखना ये जरूरी है कि हमेशा पॉजिटिव साइड पे ध्यान दिया जाए, नेगेटिव साइड पे नहीं, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस हट जाएगा। और अगर अब इसको हम देखें कि इसको कोविड-19 और इस समय में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए, हालांकि बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि लाखों लोग मर रहे हैं और कितना कुछ दुनिया भर में हो रहा है, हम देख सकते हैं, इकोनॉमी गिरी हुई है, सब कुछ। पर इतना बात याद रखना आप कि जब वापस सब कुछ खुलेगा और सब खुलेगा वापस,
तो इकोनॉमी बाउंस बैक होगी। हर क्राइसिस के बाद इकोनॉमी बाउंस बैक होती है। तो इस बार भी जब बाउंस बैक होगी तो डिमांड होगी स्किल लेबर्स की, स्किल वर्कर्स की, प्रोफिशिएंट प्रोफेशनल्स की। तो अगर आप जॉब वही खोएगा जो स्किल्ड नहीं होगा, जो एफिशिएंट नहीं होगा, जो कुछ नया नहीं सीख के गया होगा इस चीज से। तो स्ट्रेस करना बंद करिए, कुछ नया सीखना चालू करिए, कुछ नया ऐसा करिए जो आप अपने सीवी में ऐड कर सकते हो, भले वो एक्स्ट्रा करिकुलर ही क्यों ना हो, भले वो कुछ भी हो। आप कुछ नया सीखना चालू करेंगे तो जब ये खत्म होगा तो आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल होगा। तो जब आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल होगा तो आपके चांसेस तो ऑटोमेटिकली बढ़ गए सर्वाइव करने के पोस्ट कोविड-19। तो इसलिए जैसे मैंने भी एक आइडिया निकाला कि मैं अपना पॉडकास्ट चालू करता हूँ। हालांकि मुझे ये कुछ असर नहीं करने वाला, ना मेरे सीवी में जाएगा, ना मेरे कहीं भी ये कुछ जाएगा, पर मैंने इसलिए चालू किया कि अगर मैं जितना अपने स्पीकिंग स्किल्स को सुधारूंगा, आगे जाके लोग मुझे और समझेंगे। क्योंकि हमारा जो लॉ है वो काम ही है किस तरीके से आप अपना बात रख सकते हैं। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट की इन आवर लॉ, लीगल डिपार्टमेंट, राइट। तो जब हम ये समझेंगे नहीं कि कम्युनिकेट किस तरीके से किया जाता है, लोगों को बातें किस तरीके से समझाई जा सकती है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, मतलब हमारे लीगल डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, तो मैं ये स्किल डेवलप कर रहा हूँ। तो हर कोई अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर से भी स्किल डेवलप कर सकता है, और इट इज द बेस्ट टाइम टू डू दैट। थैंक यू सो मच हर्षदीप जी फॉर अमेजिंग आंसर। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमको नई नई चीज़ें सीखनी है इस कोविड-19 में, और कैसे पोस्ट कोविड-19 में इन चीज़ों का पालन करना है अपने जीवन में। तो हर्षदीप जी, मेरा आपसे पर्सनल क्वेश्चन है आपके लिए कि व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल एंड व्हाट काइंड ऑफ सराउंडिंग यू हैड व्हेन यू स्टार्टेड चेंजेस इन योरसेल्फ। अगर मैं बात करूं तो चेंजेस तो मैं अभी भी लाता हूं अपने उसमें। सबसे पहले तो आपको जो है लेजीनेस जो है वो हटानी पड़ेगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल लेजीनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट जो आपके दिमाग में होती है लेजीनेस, कि क्या नया सोचना, छोड़ो, क्यों सोचना कुछ नया, जैसा चल रहा है चलने दो, जैसा पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो, क्यों फालतू के फटे में पढ़ना कुछ नया समझ कर। तो यहाँ पर हम हमारे स्किल्स को डेवलप नहीं करते। जैसे कि अगर हम देखें कि हमारे लॉ का कुछ एक सेक्शन है, सेक्शन 300 बोलता है कि मर्डर है, फिर 299 बोलता है कल्पेबल होमिसाइड है। हमने याद कर लिया 299 कल्पेबल होमिसाइड है, 300 मर्डर है। तो एग्जाम पे पूछा तो हमने लिख दिया, पर हमने तो ये सोचा ही नहीं कि यार इसमें डिफरेंस क्या है, ऐसा क्यों है। कल्पेबल होमिसाइड में भी आदमी को मारा जाता है, मर्डर में भी आदमी को मारा जा सकता है, दोनों में चांसेस होते हैं आदमी के मरने के, तो वो कब कल्पेबल होमिसाइड कन्वर्ट होता है मर्डर में। तो ये सोचना जरूरी होता है। तो आपका जो दिमाग है उसको आलसी बनाना बंद करना पड़ेगा उसके लिए। तो मैंने सबसे पहले यही किया कि जो भी कुछ सुनूं, मैं कुछ नया देखूं। मैंने जैसे अपने पीपीटी में बताया क्वेश्चन करूं, वो मेरा फेवरेट पॉइंट था। मैं हर चीज को क्वेश्चन करता हूँ। तो जब मैं हर चीज को क्वेश्चन करना चालू करता हूँ तो लेजीनेस जो होती है वो ऑटोमेटिकली हट जाती है। तो जब वो ऑटोमेटिकली हटती है तो आप, और देखो मैं एक बात ऐसे, जैसे अगर आपने सुना हो रैबिट होल के बारे में, जो रैबिट होल होता है ना, वो जब आप खोदना चालू करते हो ना तो वो इतना गहरा 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 होता ही जाता है, वो खत्म ही नहीं होता है। ऐसा प्रोवर्ब बोला जाता है कि रैबिट होल कभी खत्म नहीं होता है। तो जब आप ये चीज चालू करते हैं ना तो ये चीज कभी खत्म नहीं होने वाली, कि आप अपने आप को किस तरीके से चेंज करेंगे। आप हर दिन अपने आप को चेंज करना सीखते रहेंगे, आप हर दिन कुछ नया सीखकर अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो सराउंडिंग किस तरीके से बनाई जाए। मैंने एक ऐसे इंस्टाग्राम पे ऐसी रैंडम वीडियो डाला था जिसमें मैंने 3 लोगों की जिक्र किए थे। पहले लोग थे जो इंटेलेक्चुअल्स और इंटेलिजेंट होते हैं, जो अपने लाइफ में या फिर बहुत ऊपर उपस्थिति में होते हैं, जैसे कि हमारे साइंटिस्ट हो गए, टेक टॉक्स जो होते हैं या फिर थिंक टैंक्स जो होते हैं, वो लोग जो हो गए वो काफी ऊपर का सोचते हैं। और दूसरे आते हैं जो लर्नर्स होते हैं, जैसे कि हम होते हैं लर्नर्स। और तीसरे होते हैं लेजी माइंड, वो कुछ नहीं करना चाहते, वो बस रट्टू तोते की तरह बैठकर रट के अपना जॉब करके खत्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। पर अब वो उनकी मर्जी है, लोगों को वो भी चीज पसंद होती है। मैं वो नहीं बोलूंगा कि आप उसको चेंज करो, पर अगर आपको कुछ ऊपर उठकर करना है तो आपको लर्नर बनना पड़ेगा। जब तक आप वो लर्नर नहीं बनोगे तब तक आप वो इंटेलेक्चुअल नहीं बन पाओगे। तो कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो आपको हमेशा लानी होती है, जैसे मैंने बताया रीड करना।
मैंने रीड करना चालू किया था नॉन फिक्शनल फिक्शनल से। फिक्शनल बुक्स रीड करता था पहले मैं, और कॉमिक बुक्स रीड करता था। फिर उसके बाद मैंने रीड करना चालू किया नॉन फिक्शनल, जिसमें मुझे पता चला कि हाँ, लोगों को किस नज़रिए से देखा जा सकता है। तो ये मुझे कैसे पता चला कि मुझे बोला कि मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे कुछ नया बता। तो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको माइंड ये बोलेगा ही नहीं कि मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ नया बता। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो वो लेजीनेस हटेगी। और सराउंडिंग को मैंने जैसे आपको वो जो मैंने पॉइंट्स बताए वो बेस्ट पॉइंट्स हैं आपको अपने सराउंडिंग में रखने के लिए, कि सुबह उठना, स्लीपिंग पैटर्न अच्छा रखना, हेल्दी खाना, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपके लाइफ को सुधारती है और आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। I think you has clear all the things. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, कि जैसे जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो कैसे अफेक्ट करती है लोगों की थिंकिंग को, क्योंकि आजकल लोग किताबें पढ़ना तो भूल ही गए हैं। मतलब किताबें तो उन्होंने डस्टबिन में डाल दी हैं कि इनका कोई मतलब नहीं है। सब ऑनलाइन बेस्ड स्टडी हो गया है, सब कुछ सोचते हैं कि हम मोबाइल पे सर्च करके रीड करके पढ़ लेंगे। तो आप क्या इससे क्या समझते हैं कि लोग सही कर रहे हैं या जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो सही कर रही है? तो आपका क्या सजेशन है इसमें? देखो, अब इसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हम ब्लेम तो कर नहीं सकते, क्योंकि उनका काम है ये करना, उनका काम है ऑडियंस क्रिएट करना। मैंने अपना कुछ टाइम पहले अपने छोटे भाई को एक किताब दी थी, छोटी सी 99 पन्नों की, गिनती के 99 पन्नों की एक शॉर्ट स्टोरी मैंने उसको दी। उसने 5 दिन तक उठाई नहीं, लेकिन उसने 5 दिन में कोई एक सीरीज जरूर खत्म कर ली थी। तो ये दिखाता है कि हमें नहीं चाहिए वो, हम इग्नोर कर रहे हैं, हम रिजेक्ट कर रहे हैं किताबों को, हम रिजेक्ट कर रहे हैं रीडिंग स्किल्स बढ़ाने को। तो दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को तो अपना काम चाहिए, वो आपको करना चाहते हैं कंट्रोल। आई थिंक देयर इज अ कनेक्शन प्रॉब्लम। मेरी आवाज आ पा रही है? सॉरी गाइस, कुछ देर में कनेक्ट हो जाएगा, शायद से कुछ टेक्निकल इशू है। शुभम चले गए हैं लगता है। I think you had lost the connection. हाँ, मुझे सुन पा रहे शुभम? हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, कैरी ऑन। हाँ, ओके। तो जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होती है वो आपको बांध के रखती है, आपको कुछ एक सर्टेन लेवल के आगे सोचने को मना कर देती है। आपके जैसे मैंने आपको बताया सबकॉन्शियस माइंड, आप भले वो चीजें नहीं सीख रहे होंगे, अगर जैसे किसी वेब सीरीज में गाली दी जा रही है आप वो नहीं सीख रहे होंगे, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड वो पूरी स्टोरी से कुछ ना कुछ सीख रहा होगा, सिर्फ एक गाली से नहीं, वो पूरी स्टोरी से कुछ ना कुछ सीख रहा होगा। तो वो सबकॉन्शियस माइंड, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जितनी भी अपनी चीजें बनाती है वो इस तरीके से बनाती है कि आप उन पर निर्भर रहो, आप वो जिस तरीके से दिखाएं उस तरीके से सोचना चालू कर दें। इसलिए मैंने टीवी देखना तो बंद ही कर दिया, मैं टीवी बिल्कुल नहीं देखता, क्योंकि टीवी कंट्रोल करना चालू कर देती है आपके दिमाग को। न्यूज चैनल्स को देख लो आप, या फिर कोई भी एक आप डेली सोप या वेब सीरीज को देख लो, वो आपको एक ही तरीके का पैटर्न फॉलो करती है, और वो एक ही तरीके की चीजें आपको दिखा कर एंटरटेन कर रही है। तो उससे सबसे पहली चीज ये होती है कि आप ना ये सोचते हो कि यार जल्दी मेरे को यही चीजें पसंद है, तो आपको जो दूसरी चीजें होती हैं वो बोर करने लगती है जल्दी। तो आपको जो ये रीडिंग करने वाली चीजें हैं वो पसंद नहीं आती, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। वेब सीरीज का क्या है, 40 मिनट की होती है, मूवी का क्या है 2.5 घंटे की होती है, कंक्लूजन आ जाता है। लेकिन बुक्स का ऐसा नहीं होता ना,
रीड करने का ऐसा नहीं होता ना, कुछ समझने का, कुछ लर्न करने का, कुछ रिसर्च करके कुछ नया सीखने का ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो वो उस प्रोसेस के अंत तक पहुंचे उससे पहले ही हम बोर हो जाते हैं। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सबसे पहला काम ये करती है कि आपको ये बोलती है कि इसी तरीके की चीजें आपको एंटरटेन करती है। जैसे कोई जोक मारा तो वो ही आपके लिए एंटरटेनमेंट है, और हम हर चीज में एंटरटेनमेंट ढूंढना चालू कर देते हैं। हम नॉलेज छोड़कर एंटरटेनमेंट ढूंढना चालू कर देते हैं। क्या नहीं, मजा नहीं आ रहा इस चीज में, बोलते हैं ना यार मजा नहीं आया, मेरे को फालतू लगा, टाइम पास है। तो वो जो टाइम पास है ना, वो हमें बताना है कि क्या टाइम पास है। वो बता रहे हैं अभी हमें कि क्या टाइम पास है। इसलिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अब मैं ये नहीं बोलूंगा यार, अगर मैं ये बोलूंगा कि मैं नहीं देखता तो फिर झूठ है। हालांकि टीवी तो नहीं देखता मैं, न्यूज भी मैं पढ़ता हूँ, सुनता उनता नहीं हूँ कुछ एंकर्स लोग को, लेकिन हाँ नेटफ्लिक्स मैं भी देखता हूँ थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं उसको किसी तरीके से अपने माइंड पे प्रभावित नहीं होने देता हूँ। मैं उसको एंटरटेनमेंट सेक्शन तक ही रखता हूँ। काफी मुश्किल होता है कि आप जब किताब पढ़ना चालू करते हैं तो आप अपना फोकस या फिर अपना कंसंट्रेशन बना पाए, क्योंकि वो जो आपका जो माइंड है, जो एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, जो विद्या बालन का डायलॉग है वो एंटरटेनमेंट मांगता है। तो जब वो एंटरटेनमेंट मांगता रह जाता है तो हमारा फोकस नहीं लगता है। तो दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना जरूरी है। एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, लेकिन आपको ये समझना भी जरूरी है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट ही आपकी जिंदगी का सार नहीं है, सोर्स नहीं है। नॉलेज इज द की सोर्स ऑफ योर लाइफ। पैसे भी आप नॉलेज से कमा सकते हो, आप लोगों को भी अपना लोगों से अप्रिसिएशन भी गैदर कर सकते हो। जो सोशल मीडिया अप्रिसिएशन जिस तरीके को आजकल बोला जाता है, वो आप नॉलेज से भी कर सकते हो। नॉलेज से आप हर चीज कर सकते हो। एंटरटेनमेंट से सिर्फ आप कुछ घंटों के लिए मजे ले सकते हो। तो आपको ये बैलेंस करना जरूरी है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एंटरटेनमेंट तक रहने दिया जाए, नॉलेज को कंट्रोल ना करने दिया जाए। जैसे जो हमारी मूवीज होती हैं, हिस्टोरिकल मूवीज होती हैं, वो कितनी ब्लेंडेड होती है, वो सच्चाई नहीं होती है। जैसे पद्मावत की बात करें तो वो सच्चाई नहीं है। अगर आप देखेंगे तो खिलजी तो जंग लड़ा ही नहीं थे, दो अलग राजपूतों के बीच वो जंग हुई थी। खिलजी तो जब तक पहुंचे तब तक जौहर हो चुका था, पर हमें मूवी में क्या दिखाया तो हमें क्या पता कि ये हिस्ट्री है। तो अब एंटरटेनमेंट हिस्ट्री या फिर संजय लीला भंसाली तो आकर घर घर पे नॉक करके ये नहीं बोलने वाले कि नहीं भैया ये हिस्ट्री नहीं है, ये हिस्ट्री है, ये पढ़ो। तो हम ये चीजें समझना जरूरी है कि हम उसको नॉलेज का सोर्स लेना चालू कर देते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड एंटरटेनमेंट वीडियोज एंड एवरीथिंग आर नॉट द सोर्स ऑफ नॉलेज। थैंक यू हर्षदीप जी। यस, शायद आपने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं लोगों की, और मेरी भी पर्सनली। तो मैं ये चाहूंगा कि आपका क्या फीडबैक है हमारे लिए, फाउंडेशन के लिए, और क्या सजेशन है आने वाले समय में कि हम क्या बेटर कर सकते हैं लोगों के लिए, नॉलेज पहुंचाने के लिए, कैसे हम लोगों को डेवलप कर सकते, कैसे स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं लोगों का। तो आपका क्या सजेशन है, क्या फीडबैक है एंड ऑफ द सेशन? सबसे पहली बात तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आप जिस ट्रैक पे चल रहे हैं, आपकी पूरी फाउंडेशन जिस ट्रैक पे चल रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। लोगों को रोज कुछ ना कुछ अलग अलग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के बारे में नॉलेज देना। जैसे कल भी मैंने आपका सेशन देखा था कि विमेन एम्पायरिंग के बारे में था, वो भी काफी अच्छा था। हाँ, तो वो भी काफी अच्छा था। तो हाँ, वो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप विमेन एम्पावरिंग के बारे में कुछ ऐसा एस्पेक्ट्स पे भी बात कर सकते हो। तो इट इज डिफरेंट, एंड जब तक डिफरेंट है, जब तक आपकी चीजें डिफरेंट हैं, तब तक आप सही ट्रैक पे हैं। कुछ टाइम ऐसा होगा कि लोग धीरे धीरे गैदर होंगे, लेकिन लोग गैदर होंगे क्योंकि डिफरेंट जो होता है वही अट्रैक्ट करता है। तो आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो बेस्ट है। आप वेबिनार जिस तरीके से ले रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से पुलिस के साथ मिलकर, जैसे आपने बताया कि पुलिस के साथ में मिलकर, शिवपुरी पुलिस के साथ में मिलकर जिस तरीके से आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा रहे हो बच्चों के लिए, या फिर आप जिस तरीके से भी आगे अपने सिटी को बढ़ा रहे हो, वो काफी उम्दा है और काफी मतलब अप्रिशिएट करने लायक है। तो आप जिस तरीके से, मैं तो कोई सजेशन दे नहीं सकता क्योंकि आप एकदम राइट ट्रैक पे हैं। तो फीडबैक भी यही है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप जिस तरीके से अपना बढ़ रहे हैं, मैंने तो आपकी जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी, मैं तब से शायद आपको मतलब इतना तो नहीं, पर्सनली तो नहीं, पर हाँ मैं ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा बहुत फॉलो करता आ रहा हूँ और मैंने देखा है कि हाँ ये किस तरीके से ग्रो करी है और ये काफी अच्छे से ग्रो कर रही है। तो मेरे लिए तो बस मैं तो बस इतना बोलूंगा कि ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस,
आगे आप खूब तरक्की करें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन शिप पूरी से आगे बढ़े, पूरे ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड पहले। थैंक यू सो मच हर्षदीप जी, बस आपका साथ बना रहे, और थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल फीडबैक। तो हम आज का सेशन एंड करते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, इट्स अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू हियर। फ्यूचर में साथ और रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।